वेलकम क्लास। तो आज हम रिमेनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ट्स। तो चार्ट बेसिकली एक ऐसा मीडियम है जिससे हम वर्कशीट के डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट की मदद से हम आसानी से कंपैरिजंस वगैरह देख सकते हैं, पैटर्न्स देख सकते हैं या ट्रेंड्स देख सकते हैं। तो किसी भी डाटा में अगर आपने कंपैरिजंस देखने हो, आपने पैटर्न्स देखने हो, आपने ट्रेंड्स देखने हो, तो उसके लिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं। चार्ट में डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चॉइसेस होती हैं जो हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई टाइप के चार्ट है जो आप बना सकते हो, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, फिर आपका स्टैक्ड बार चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट और एरिया 3D चार्ट, ठीक है। तो हम एक बेसिक चार्ट को बनाने का तरीका देखें। सबसे पहले तो हमने एक वर्कशीट बनानी, उस वर्कशीट में हमने एक डाटा डालना है। तो सपोज करो हमने जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा का हम चार्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने वो रेंज सिलेक्ट करनी है जो आप चार्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आप चार्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने ये आपका एरिया सिलेक्ट कर लिया और इस एरिया का मैं चार्ट बनाना चाहता हूं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहां पर चार्ट ग्रुप है। चार्ट ग्रुप के अंदर आपको कई सारे चार्ट के तरीके दे रखे। तो अगर सपोज करो मैं कॉलम चार्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने कॉलम चार्ट के नीचे जो एरो है वहां पर क्लिक किया। इसमें कई सारी ऑप्शंस है, मुझे फर्स्ट ऑप्शन अच्छी लगी तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट किया तो मेरा एक चार्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोई चार्ट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर आपके 3 और टैब्स आ जाए, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, जहां पर आप कई सारी सेटिंग्स चार्ट से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मेन जो है एक चार्ट का लेआउट है। आप किस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसमें से किसी स्पेसिफिक चार्ट को क्लिक करूं, जैसे सपोज करो मैंने ये लेआउट आपका लेआउट मैंने अगर 10 क्लिक किया, ठीक है, 10 मुझे फिर पसंद नहीं आया तो मैं कोई और देख लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने लेआउट 9 क्लिक किया, ठीक है। तो ये एक तरह का चार्ट है, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो चार्ट के कंपोनेंट्स है, ये चार्ट है हमारा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सोर्स डाटा, ये उन सेल्स की रेंज होती है जिससे चार्ट बना होता है। तो हमारे में ये चार्ट की ये सेल्स की रेंज है जिनसे हमने चार्ट को बनाया है। तो ये है हमारा सोर्स डाटा। जैसे ही मैं इस डाटा को अपलोड चेंज करूंगा, जैसे ही मैंने इस डाटा को चेंज किया तो चार्ट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो। जैसे मैं यहाँ पर 6 की बजाय अगर मैं 5 की जगह अगर मैं 6000 करता हूँ तो आपका ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। 6 की बजाय अगर मैं इसको 60,000 कर देता हूँ तो और डिफरेंस आ जाएगा। तो इस टाइप से लाइव जैसे आप सोर्स डाटा में चेंज करेंगे उसी टाइप से आपका ग्राफ चेंज होगा। दूसरा इसमें डाटा सीरीज होता है। डाटा सीरीज उन बार्स या वैल्यूज को कहेंगे, ये जो बार्स हमारे दिखाई दे रहे हैं जो हमारे डाटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं डाटा सीरीज। उसके अलावा चार्ट का टाइटल होता है, यहाँ पर जो हम चार्ट का टाइटल क्लिक करके कोई भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टाइटल, चार्ट का टाइटल क्या हो गया। उसके बाद है आपका वैल्यू एक्सिस। तो वैल्यू एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको हम वैल्यू एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर सोर्स डाटा की जो भी वैल्यूज है वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स दिखा रहे हैं तो ये सेल्स की वैल्यू है कि पर मंथ कितनी सेल्स हुई है। इसी टाइप से कैटेगरी एक्सिस है। कैटेगरी एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस को कहते हैं। वहां पर जो डाटा होता है वो बेसिकली आपका जो कॉलम्स की हेडिंग है। तो ये कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पर लिखी आती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च
तो वो डाटा आपका यहाँ पर नीचे आएगा। कैटेगरी का नाम हो सकता है जो हम एक्स और वाई को लेबल दे सकते हैं। तो एक्सिस टाइटल यहाँ पर जो दोनों साइड है, यहाँ पर हम दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी नाम दे सकते हैं, जिनको हम कहेंगे कैटेगरी नेम। और आखिरी में लेजेंड होता है। लेजेंड बेसिकली जो राइट साइड में आपका एरिया दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, वो आपका लेजेंड कहलाता है। तो लेजेंड में कुछ कलर्स होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे या कुछ सिंबल्स होंगे जो हमें ये बताएंगे कि हमने कौन सी डाटा सीरीज को कौन सा रंग दिया है। तो जैसे कोस्ट है, तो कोस्ट के लिए हमने ब्लू रंग चूज करा है। तो जनवरी में ब्लू की वैल्यू 10,000 है, अगर फरवरी में देखें तो 15,000 है, और मार्च में देखें तो 18,000 है। तो इस टाइप से आप हर को एक कलर असाइन कर सकते हैं और उस कलर से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका चार्ट के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। अब सपोज करो आपने चार्ट एक बार सिलेक्ट कर लिया, आपने बना लिया, बट आपको चार्ट पसंद नहीं आया, आप चाहते हैं उस चार्ट को चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब आपका ये रहा। डिजाइन टैब में आप टाइप ग्रुप है, टाइप ग्रुप आपका शुरू में है, और इसमें आप सिलेक्ट करेंगे चेंज चार्ट टाइप। तो जैसे ही आप चेंज चार्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, एक आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में से आप या तो इसी टाइप का, जैसे अगर आप कॉलम का यूज कर रहे हैं तो कॉलम का ही कोई दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइन, पाई, किसी भी टाइप का डाटा, आप किसी भी टाइप का ग्राफ या चार्ट आप यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे सपोज करो मैंने ये पसंद आया तो मैंने इस पे ओके किया, तो मेरे चार्ट बेसिकली चेंज हो गया। तो जैसा पहले दिखाई दे रहा था उससे थोड़ा सा, जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उस टाइप का वो दिखाई देना लग जाएगा। उसके बाद है चेंजिंग चार्ट स्टाइल्स, चार्ट के स्टाइल को चेंज करना। तो बेसिकली स्टाइल में यहाँ पर कलर्स आएगा, कैसे कलर्स यूज करना चाहते हैं, एक ही रंग के कलर यूज करना चाहते हैं या डिफरेंट कलर्स यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में आपका सबसे पहले तो चार्ट सिलेक्ट किया, चार्ट सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में गए। डिजाइन टाइप में आपका चार्ट स्टाइल है, चार्ट स्टाइल पे आप साइड में क्लिक करेंगे तो कई सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी भी टाइप का ग्राफ आपको पसंद में आए तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चार्ट स्टाइल को आप क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर है चार्ट को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग ए चार्ट। चार्ट को फॉर्मेट करना जैसे हमने बताया, उसमें टाइटल ऐड करना, उसके फॉन्ट चेंज करना, उसके कलर चेंज करना, उसकी विड्थ चेंज करना। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में लिखा आएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो जैसे ही आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक करेंगे, एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके कई सारी ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रखा है तो आप कलर्स किसी खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कलर, बैकग्राउंड कलर बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका फिल कलर, जो चार्ट का एरिया है उसमें कौन सा कलर फिल होगा, ये चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर अभी ऑटोमेटिक है, कोई मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो बॉर्डर का कलर तो वो भी आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो सकता है, बॉर्डर की स्टाइल में होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब आप सारे चेंजेस कर लें उसके बाद आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली चार्ट्स के बारे में था। अब इसी चीज को हम थोड़ा आगे बताते हैं, हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। हम इसी चार्ट को एक नई शीट में कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ये ओरिजिनल डाटा चेंज ना हो, और फिर हम थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मूला जैसे बताया, कोई इक्वेशन होती है जो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करती है किन्हीं भी वैल्यूज पर। तो वर्कशीट में जो वैल्यूज होती हैं उन पे जो कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाती है वो हम फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और वो कई बार एडवांस
भी हो सकते हैं, जैसे परसेंटेज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ये सारी चीजें। जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा इक्वल टू साइन से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो हमने टोटल सेल्स निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं। सपोज करो टोटल सेल्स हमारा एक कॉलम है और हम यहाँ पर चाहते हैं सम करना उन सारों का, ठीक है। तो सम करना अगर विदाउट फॉर्मूला मैं करना चाहता हूँ तो इक्वल टू लगाया मैंने और इन सारों को सम किया। C8 प्लस में आपका आ गया D8 प्लस में E8 प्लस में F8 और प्लस में आपका G8। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी कॉस्ट से रिलेटेड, जो भी आपकी यहाँ पर टोटल सेल्स नहीं है, बेसिकली टोटल है, तो वो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से मैं कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी लगाना चाहूं तो वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के बाद आप जिन कॉलम्स को, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो मैं C8 को ऐड करना चाह रहा हूं, तो C8, तो यहाँ पर 10,000 प्लस में D8, E8, F8 और G8, ये सारी चीज यहाँ पर ऐड हो रही है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने बताया। कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हो सकते हैं जहां पर हम पेरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका वही है, इक्वल टू लगाएंगे और फिर उसमें इक्वेशन लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। तो हमने यहां पर बताया कि जो फॉर्मूला में सेल एड्रेस होता है, जो फॉर्मूला में सेल एड्रेस होता है उसको हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो जैसे इस सेल में यहाँ पर हमने रेफरेंस कर रखा है C8, D8, E8, F8 और G8 को, तो ये सेल रेफरेंसिंग कहलाता है। अब तीन टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग पहला है, रिलेटिव रेफरेंसिंग और एड्रेसिंग। इसमें क्या है, जब भी आप कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं किसी सेल में और उस फॉर्मूला को जब आप किसी और जगह कॉपी करते हैं तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जैसे वो सेल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और अगर मैं ये चीज यहाँ पर पेस्ट करता हूं तो डिफरेंट वैल्यूज आई। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका C8 की जगह C9 आ गया, D8 की जगह D9, E9 और फिर E8 की जगह E9, F8 की जगह F9। तो इस टाइप से इसको हम कहेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब उस फॉर्मूला को जो वो रिलेटेड सेल रेफरेंसेस यूज कर रहा था उसके अकॉर्डिंग वो आपका चेंज हो रहा है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मतलब है किसी को हम चेंज नहीं करना चाहते, किसी सेल की वैल्यू को चेंज अगर हम नहीं करना चाहते तो सपोज करो उसके लिए हम डॉलर साइन लगाना पड़ता है। डॉलर साइन हमें दोनों के आगे लगाना पड़ेगा, कॉलम वाले के आगे भी और आपका क्या कहते हैं रो के नाम के आगे। तो जब हम ये एब्सोल्यूट लगा देंगे तो इस सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा जब भी हम इसको कॉपी करें। तो इसको कॉपी करके देखते हैं। पहले तो यहां पर हमने इसको कॉपी किया और अब मैं यहां नीचे डालूंगा तो यहां पर C9 चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। C9 वैसे का वैसा है क्योंकि यहां पर हमने डॉलर का साइन लगाया था, बट D10, E10 ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर चेंज होती जा रही है। तो इसको जो पहला पार्ट है इसको हम कहेंगे सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस। और तीसरा मिक्स्ड रेफरेंस होता है। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या है, आप डॉलर किसी एक जगह के आगे लगाएंगे, या तो आपका कॉलम के आगे लगेगा या आपका रो के आगे लगेगा। तो यहाँ इसको हम कहेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग, दोनों का मिक्स है। मतलब यहाँ पर हमने दोनों के आगे सेल रेफरेंस नहीं यूज किया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं यूज करी। तो जब हमने यहाँ पर डॉलर लगाया तो G वैल्यू चेंज नहीं होगी बट 10 वैल्यू चेंज हो सकती है। और जब हम यहाँ पर डॉलर लगा रहे हैं तो F वैल्यू चेंज हो सकती है बट 10 वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग
ये चीज डिफरेंट हो सकती है। तो ये था रेफरेंसिंग के बारे में। 3 टाइप की रेफरेंसिंग जैसे बताया, रिलेटिव जहां पर जब आप सेल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो चेंज होंगी, दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस जहां पर चेंज नहीं होगा। मिक्स्ड में हमने दोनों का मिक्सचर यूज किया है। उसके बाद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है हम उसको अगर यूज करना चाहें। तो कई सारे फंक्शंस हैं। पहले तो फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हमने बताया सबसे पहले कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसके आगे भी हमने इक्वल टू का साइन लगाना है। कोई भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर आप कोई फॉर्मूला फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने सम लिखा है, फिर ब्रैकेट में आप किन का सम चाहते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, हम C8 से लेके और मैं कहां तक चाहता हूँ, C11 तक चाहता हूँ सम। तो ये C11 तक अगर सम किया तो जो भी वैल्यूज इनका सम होके आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसमें जो C8 से C11 है ये आपका क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। और अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते तो मैं यहाँ पर कोमा लगा सकता था। जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो D8 से लेके और D11 तक को भी सम करना चाहता हूँ, तो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होंगी मैं उसको कोमा से सेपरेट करता जाऊंगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। ब्रेसिस में आएगा, ब्रैकेट्स में आएगा, और सबसे पहले आपका इक्वल टू का साइन होगा। तो ये तो हमने सम फंक्शन करके देख ही लिया है। सम फंक्शन हम इस टाइप से कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं। अगर एवरेज लेना हो, जैसे सपोज करो मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ 20, 10, 30, 50 और 40। अब मैं इनकी एवरेज लेना चाहता हूँ, तो एवरेज के लिए फंक्शन है एवरेज ही लिखा होता है, इक्वल टू, और यहां पर हम लिख देंगे एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, जिसकी आप सम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर M4 से लेके एवरेज करना चाहते हैं, सॉरी M4 से लेके हमने सम किया M8 तक, तो ये चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी एवरेज। एवरेज यहाँ पर 30 ही आ रही है, अगर आप इसको एवरेज निकालेंगे तो भी 30 आ रही है। फिर दूसरा फंक्शन, ये सारे हम जो फंक्शन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस है। सम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, एवरेज एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। इसके अलावा काउंट, अगर हम काउंट करना चाहें कि कितनी ब्लैंक वैल्यूज है, जैसे सपोज करो मैं M1 से लेके अगर मैं M8 तक काउंट करना चाहूं कि कितनी नॉन ब्लैंक सेल्स है, यहाँ पर M8 आ गया, ठीक है M8 तक, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 5। ऊपर की 3 जो सेल्स थे वो एम्प्टी थे और उसके बाद 5 वैल्यूज थी। तो काउंट, आपका काउंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करके आपको आंसर देगा। फिर तीसरा फंक्शन है मिनिमम। अगर हमने इस मिनिमम बताना हो, मिनिमम वही हम लिख रहे हैं M4 से लेके M8 तक। मिनिमम की वैल्यू हमारी 10 आनी चाहिए। दूसरा फंक्शन है मैक्स। मैक्स के आगे भी हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मैक्स हमें मैक्सिमम वैल्यू बताएगा M4 से लेके M8 तक, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी 50 आनी चाहिए। उसके अलावा वेरिएंस, आपका मैथमेटिक्स में वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं। वेरिएंस कितना है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। वेरिएंस के लिए आप इक्वल टू लिखेंगे, VAR लिखेंगे, फिर वही M4 से लेके M8 तक, तो ये वेरिएंस आ गया 250। अब वेरिएंस का मुझे फॉर्मूला नहीं पता, बट ये मैथमेटिकल फंक्शन या स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। उसके अलावा कई मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं जो आप यहाँ पर यूज करना चाहें। तो जैसे राउंड फंक्शन है, सपोज करो कोई वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी 24.567 या 789। अब इसको मैं 2 तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा के राउंड फंक्शन लिखूंगा और इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ। दैट मीन्स मैं किसी स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर चाहता हूँ। तो कौन से सेल को मैं करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वो आएगा। तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ O5 को। दैट मीन्स मैं इस सेल को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ और कितनी डिजिट्स तक करना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने 2 लिखा तो 2 डिजिट्स तक हो गया, राउंड ऑफ हो गया। एक तरह से मैथमेटिक्स में हम राउंड ऑफ करते हैं।
फिर आप एक और फंक्शन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर आप करना चाहें, ओ आपकी क्या वैल्यू है, O5 है, O5 को ही मैं स्क्वायर रूट करना चाहूं तो ये नीचे आपकी स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट बेसिकली वैल्यू बताते हैं, अगर नेगेटिव नंबर है तो भी वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू बताएगी। तो जैसे सपोज करो मैंने -99 लिख दिया और यहाँ पर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो एब्सोल्यूट ऑफ O7 एब्सोल्यूट ऑफ O7 विल बी 99। तो -99 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव नंबर को भी वो पॉजिटिव में ही रहेगा। इसके अलावा EXP फंक्शन होता है जो एक्सपोनेंशियल निकालता है e की पावर 2। तो जैसे अगर आपने कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है तो ब्रैकेट में हम 2 देंगे तो e की पावर 2 का आ गया। इंटीजर हो सकता है, इंटीजर भी बेसिकली राउंड ऑफ की ही तरह होता है, नियरेस्ट इंटीजर तक उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जैसे इस केस में INT जो फंक्शन है वो आपका 25 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर, और अगर 0.5 से कम वैल्यू होती तो वो 24 में कन्वर्ट कर देता। तो इस टाइप से कई सारे फंक्शंस हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर आपका एक इफ फंक्शन होता है। इफ हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है, काफी पावरफुल फंक्शन है एक्सेल का, और कई जगह हम इसको यूज करते हैं। वहां पर हम कंडीशनल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम किसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। तो अगर ज्यादा है मतलब हमारा आंसर ट्रू आए तो हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर फॉल्स आए तो हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय नेम बेसिक पे, और हम यहाँ पे DA कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो DA डिपेंडेंट है आपका बेसिक पे। तो यहाँ पर हमने इफ लगाया इक्वल टू करके इफ, और हमने चेक किया B2 की वैल्यू, ये B2 है, B2 की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर 10,000 से ज्यादा है तो हमारा DA कितना हो जाएगा, B2 इंटू 0.3। और अगर 10,000 से कम है तो हमारा DA हो जाएगा B2 इंटू 0.5। तो आप 12,000 को इंटू 0.3 करेंगे तो 3600 आएगा। बट इसी फॉर्मूला को अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूं, यहाँ पर 7,000 है, 10,000 से कम है, तो 10,000 से कम है तो इसलिए B3 इंटू 0.5 कैलकुलेट होगा। तो B3 इंटू 0.5 आपका आएगा 3500। तो यहाँ पर B3 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हम DA कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर हम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्कशीट क्रिएट करी, वर्कशीट के बाद जहां पर आप एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वहां पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी एक्सेल के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक दो और ऑपरेशंस हैं बस वो हम करेंगे। अगर हम डाटाबेस को सॉर्ट करना चाहें, हमारे पास एक और फाइल है हम उसको ओपन करते हैं, और अगर हम डाटाबेस को सॉर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। सॉर्ट हम किसी को भी अल्फाबेटिकली कर सकते हैं या न्यूमेरिकली कर सकते हैं। तो जैसे अगर अल्फाबेट्स हैं तो इनको अल्फाबेटिकली सोल्व किया जा सकता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो इनको न्यूमेरिकली सोल्व किया जा सकता है। और दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सॉर्टिंग क्या है, एक तरह से हम रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो हमें कोई वर्कशीट या तो बनानी पड़ेगी या क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सपोज करो हमने वर्कशीट बना ली है। उसके बाद हम यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, उस डाटा। उसके बाद आप डाटा टैब के अंदर जाएंगे, ये डाटा टैब है ऊपर, और उसके अंदर आपका सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। यहां पर आप जैसे ही सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप जो डाटा सिलेक्टेड है आप इस डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, बट किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैं नेम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, वैल्यूज करना चाहते हैं सॉर्ट ऑन वैल्यूज, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूं
और फिर ओके करता हूँ तो मेरी टेबल चेंज होगी। तो सबसे पहले कमलेश आया, फिर मनमोहन, क्योंकि अल्फाबेटिकली आ रहे हैं, तो इसको हम सोर्टिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो ये सोर्टिंग होगी। इसके अलावा एक और ऑपरेशन होता है कि आपका फिल्टरिंग। फिल्टरिंग है डाटाबेस। तो फिल्टरिंग का मतलब होता है कि हम रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करें किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। अगर वो रिकॉर्ड स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिकॉर्ड दिखाई देगा। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, अगर वो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो रिकॉर्ड आपका टेम्परेरी हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो फिल्टर इसका सबसे आसान तरीका है फिल्टरिंग करने का। तो सबसे पहले तो वही आपका जो आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमने सपोज करो सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर सिर्फ एक बार कंप्लीट सेल को सिलेक्ट, जो भी डाटा है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डाटा टैब के अंदर यहाँ पर फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल्टर यहाँ पर आ गए। अगर आप देखें तो एरोज आ गए हैं, इनको हम ऑटोमेटिक फिल्टरिंग कहते हैं। अब इसके बाद आप किसी भी टाइप की फिल्टरिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं मैथ में लगाना चाहता हूँ फिल्टरिंग, और मैथ में मैं किस टाइप से लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर नंबर फिल्टर्स है कई सारे, तो मैं लगाना चाहता हूँ ग्रेटर देन। अब ये कह रहा है मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन, तो मैं कंडीशन सेट कर रहा हूँ 80। तो जैसे ही मैंने 80 सेट किया, आपकी 2 रोज हाइड होगी और 1 रोज, 2 रोज हाइड होगी और सिर्फ 3 रोज दिखाई दे रही। ठीक है, बट ये टेम्पररी हाइड हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आपका क्लियर फिल्टर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका वैसा ही आ जाएगा जैसे आपका पहला था। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और करके देखते हैं। एक है आपका वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन बेसिकली हम वहां पर क्या चीजें करते हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि उस सेल में करेक्ट डाटा ही एंटर हो, इनकरेक्ट डाटा एंटर ना हो। जैसे आप कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि सपोज करो होल नंबर सी एंटर हो, डेसिमल में नंबर एंटर ना हो, या आप चाहते हैं 0 से 100 के बीच में ही नंबर एंटर हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डाटा टैब के अंदर आपका डाटा टूल्स है, डाटा टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में सेटिंग टैब है। सेटिंग टैब के अंदर आप अलो एनी वैल्यू की जगह होल नंबर कर सकते हैं कि हम होल नंबर चाहते हैं। फिर आया यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू सभी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर हम बिटवीन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं मिनिमम 0 हो और मैक्सिमम 100 हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम चाहते हैं। अब सपोज करो किसी भी सेल में, उस जो आपने सेल सिलेक्ट करे थे वहां पर अगर आप कोई वैल्यू टाइप करें, जैसे मैंने 56.56 टाइप करी, तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये कहेगा आपने गलत वैल्यू टाइप करी है। इसको आप दोबारा से यहाँ पे फिल्टर, सॉरी, आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो दोबारा से क्लिक करेंगे तो वही चीज दिखाएगा। आप इनपुट मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं कि जब भी कोई एरर आए तो आप क्या इनपुट मैसेज देना चाहते हैं। तो सपोज करो मैं इनपुट मैसेज देना चाहता हूं एंटर बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, तो जब भी कोई एरर आएगा तो ये मैसेज आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अगर मैं 56.6 टाइप किया तो यहाँ पर एरर आया कि वैल्यू इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको नंबर जो टाइप करना है वो 0 से 100 के बीच में टाइप करना है। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें थी आपकी डाटा वैलिडेशन में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपका यूनिट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कस किया है, काफी एडवांस्ड भी होता है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपका लास्ट सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद हम कुछ बेसिक ईमेल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।